Hello and welcome to my channel. Let's make it simple. A simple and easy way to learn maths and science. Before I proceed, I request you to please like and subscribe my channel. Now let's proceed. Okay. So in my earlier chapter, parts of the same chapter, we have already discussed about discovery of electron, proton, and neutron, Thomson model and its drawbacks, Rutherford model and its drawback. Now in this part, we will learn about Bohr's model of atom and distribution of electron. चलते हैं आगे. ओके सो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताया था और ये बताया था जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं ये रहा, ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं. ओके तो ये हमने इसके पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था. तो वो जे थॉमसन का पार्ट था. लेकिन जे थॉमसन का जो हमारा ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक ये था कि ये था ये होता है जनरली एक फेनोमेनन होता है जिसके कारण ये माना जाता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लगातार ये घूम रहे हैं, अगर कोई ऐसे घूमता है चार्ज पार्टिकल तो इट में लूज मतलब इट में इमिट रेडिएशन, और अगर रेडिएशन इमिट करेगा तो वो साथ ही साथ एनर्जी भी इमिट कर रहा है, और अगर एनर्जी इमिट करेगा तो फाइनली इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी धीरे धीरे कम कम होते होते फाइनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन में फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड दिस मे कॉज द इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम. बट एक्चुअली में व्हाट वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल. तो ये तो हमारा रदरफोर्ड का क्या था, ड्रॉबैक था. बट अब बोर्स ने इसी पर काम किया. तो बोर मॉडल ऑफ एटम केस के पोस्टुलेट में देयर आर मेनी थिंग्स बट फॉर स्टैंडर्ड 9 वी विल कंसंट्रेट ओनली अबाउट फ्यू थिंग्स. तो जो पहली चीज हम जो डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लिए वो ये है that Bohr introduced the concept of radiation-less orbit in which the electrons revolves as usual around the nucleus but without radiating any kind of energy. बोर का मानना था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट इमिटिंग एनी एनर्जी. ये हाइपोथेसिस था. जो रदरफोर्ड ने जो किया था वो एक एक्सपेरिमेंट से किया था, एक्सपेरिमेंटल डेटा से अपना ये निकाला था. ये एक हाइपोथेसिस, उसने ये गेस किया है, ठीक है, बट एटलीस्ट ये वर्क कर रहा था. उसका ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है दे आर नॉट रेडिएटिंग एनर्जी. ओके दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज ट्रू, बट दे आर नॉट, यू कैन सी हियर द रेडिएशन लेस ऑर्बिट्स. ओके सो दिस कॉन्सेप्ट वाज proposed by बोर. ओके तो बोर ने और भी एक चीज प्रपोज की थी. उसने क्या बोला था कि ऑल दीज एनर्जी जो है, ये जो सेल्स हैं दे आर क्या डिफरेंट सेल्स. ये सेल्स क्या है, दे आर डिस्क्रीट डिस्क्रीट एनर्जी सेल्स हैं. ओके इनकी अपनी एक एनर्जी है, हर सेल्स की अपनी एक एनर्जी है. और जैसे जो पहला सेल है उसको उसने नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्हीं पर्टिकुलर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, डिस्क्रीट सेल्स में ही रिवॉल्व अराउंड करते हैं, उसी में ही प्रेजेंट रहते हैं. ये कहीं भी नहीं प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट ओनली इन दिस एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स. ओके एंड उसने नाम दिया जो सबसे अंदर वाले जो सेल है उसे उसने नाम दिया के सेल. जो सेकंड वाला है उसको नाम दिया एल, उसके बाद एम, इसके बाद एन. एंड अकॉर्डिंग टू बोर जो सबसे अंदर वाली ऑर्बिट थी उसकी एनर्जी सबसे कम थी, उसके बाद एल की है, उसके बाद एम की है, उसके बाद एन की है. यानी सबसे कम एनर्जी अंदर इनर मोस्ट सेल की है. ये बोर का था, बोर के पोस्टुलेट्स में था. ओके नाउ the second thing which he proposed was that कि radiation जो है it occurred only when electron made a transition from one stationary state to another. इसका क्या मतलब है, जैसे आप ये वीडियो में देखिए, वीडियो में क्या है, बोर ने प्रपोज किया कि यस रेडिएशन ऑब्जर्व होता है एटम में, लेकिन कब ऑब्जर्व होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने सेल से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जैसे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है तो ये रिवॉल्व होकर के यहाँ जा रहा है, जैसा आप वीडियो में देखिए. ओके अगर एब्जॉर्व कर रहा है तो ये बाहर चला जाएगा, और इमिट करेगा तो ये वापस आ जाएगा, अपने अंदर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा. मतलब इफ इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी इट मे फॉल इनटू द जो लोअर एनर्जी लेवल, एंड अगर वो एब्जॉर्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इट मे एक्साइट टू द हायर एनर्जी लेवल. ये था बोर का पोस्टुलेट. ओके सो यही तक हम एक्चुअली वी विल डिस्कस इन क्लास 9. देयर आर अदर थिंग्स आल्सो. उसने स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था, बहुत सारी चीजों के बारे में भी बताया था, बट विल नॉट डिस्कस दैट, यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. सो टिल हियर विल वाज द पोस्टुलेट ऑफ बोर.
होप आपको समझ में आया होगा. सो लेट्स प्रोसीड टू द अनदर थिंग नाउ. फिर बोर ने ये भी बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट सेल्स में, जो ए एल एम एन जो सेल्स है, इसमें उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए अकॉर्डिंग टू विच दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड. ओके, नाउ rule number 1 is that the maximum number of electrons present in a particular cell is calculated by 2n square. जो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन कोई भी सेल है, जो के एल एम एन है, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं उसको हम 2n स्क्वायर से फॉर्मूला से जानते हैं. एंड दिस n इज व्हाट? n इज द सेल नंबर. यानी k के लिए सेल नंबर की वैल्यू क्या है, k के n की वैल्यू क्या है n. l के लिए क्या है, n की वैल्यू 2. m के लिए क्या है, n की वैल्यू 3. लाइकवाइज के एल एम एन, तो 1 2 3 4 n की वैल्यू. यानी अगर हम के सेल की बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2n के अनुसार से 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम एल सेल की बात करें तो ये हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स. लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट फॉर एम सेल एंड एन सेल आल्सो. ओके, सो ये तो पहला रूल हुआ. ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला रूल हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे हैं हर सेल में. ये मैक्सिमम कैपेसिटी हमने निकाली कि कोई भी सेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करके रख सकता है अपने में. तो जो सबसे लोअर एनर्जी सेल यानी के सेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है वो. ओके, नाउ कम टू रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट. जो आउटरमोस्ट सेल होता है, मतलब जो सबसे बाहरी वाला सेल है, हर एटम के अपने अलग अलग आउटरमोस्ट सेल है. तो आउटरमोस्ट सेल है तो वो क्या है, वो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की. ओके, मैक्सिमम इट में ऑक्यूपाई. रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या होता है कि जो इनर मोस्ट जो सेल्स हैं, जब तक वो फिल नहीं होंगे तब तक हम हायर एनर्जी सेल्स पे नहीं जा सकते. द इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन सी हियर, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द के सेल एंड देन एल सेल. एंड जब ये एल सेल भर जाएगा तो फिर एम सेल. एंड thus the electronic configuration follow the an ascending order. You can see here the ascending order it may follow. Okay, now based on these 3 regulations electrons को arrange किया गया है. Okay, now for example this is for helium having atomic number 2. अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो सिंस इट इज द न्यूट्रल एटम तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. तो देखो आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्यूपाई किया है. आ जाओ लिथियम पे. एल की क्या है, एल की एटॉमिक नंबर है 3, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 2 तो इसमें है, के सेल में आ गया. मैक्सिमम कैपेसिटी ओवर, यानी एक किस में आ गया हमारा, एल सेल में. ओके, इसकी क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1. ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2. ओके, नाउ ये कम टू हियर, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो के सेल में कितना आया, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ठीक है, कितने बचे हैं हमारे पास, 6. तो 6 किस में आ गए, एल सेल में आ गए. कैन सी हियर, क्वाइट विजिबल. ओके, नाउ कम टू, सो इसका क्या है, यू कैन सी हियर दिस इज 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब आ जाओ क्लोरीन पर. क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन का हो गया 17. तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के सेल में आ गया. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में आ गया. फिर 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में आ गया. 8 + 2 10, यानी अब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे जो आराम से चले जाते हैं आपके एम सेल में. नाउ कम टू आर्गन. आर्गन का क्या हो गया, आर्गन इज 18. अकॉर्डिंगली इसी थ्योरी के अनुसार से इसका हो जाता है 2 8 8. लाइक यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 18 के सारे आप जो है दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर you will become master in that. Now I've come to the end of my this part. In my next part, I will the valency and other things I will teach you. Thanks for watching my channel and please let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा. And thanks a lot for watching my channel. Thanks again.